गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप कर लिया था कि कितने टाइप्स की कंपनियां होती हैं। कंपनियां आपकी ओपीसी होती हैं, प्राइवेट होती हैं, पब्लिक होती हैं, स्मॉल होती हैं, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। आज हमें आगे बढ़ना है टाइप्स ऑफ कंपनीज में, जहां की हम लोग बातें करने जा रहे हैं कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कितने टाइप्स की कंपनियां होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप कितने टाइप्स की कंपनियां होती हैं, गवर्नमेंट फॉरेन और अदर्स कितनी कंपनियां होती है। तो चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनियां हो सकती हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, on the basis of control, हम चाहते हैं कि एक बार ये डेफिनेशन को आप जस्ट रीड आउट करें, समझे कुछ नहीं। फाउंडेशन में भी आपने होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन देखा होगा। हाँ, ये प्रिलिमिनरी हो रहा है बेटा, ये प्री एग्जाम बैच है, प्री रिजल्ट जो बच्चे अभी एग्जाम दिए हैं फाउंडेशन का, उनका बैच है। और बाकी हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच होता है वो तो टीटीएस में होता है 9 बजे से। टीटीएस में 9 बजे से एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 के लिए, और ये बैच जो है बेटा वो आपका सितंबर 26 के लिए स्टार्ट हो गया है। तो चलिए प्रिलिमिनरी चैप्टर, लेकिन जो बच्चे हमारे जनवरी में भी एग्जाम देना चाहते हैं, जा रहे हैं, वो आप इन चैप्टर्स को कर सकते हैं। तो लेकिन यही है कि टीटीएस में आपका कोई दूसरा चैप्टर चलेगा और एमडब्ल्यूएफ में कोई दूसरा चैप्टर, तो आप डेली बेसिस पे भी क्लास ले सकते हैं। पढ़ना तो प्रिलिमिनरी में वही है। तो जो बच्चे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच के हैं वो तो डेली क्लास लें लॉ का 9 बजे से, और जो बच्चे हमारे सितंबर 26 के हैं वो सिर्फ एमडब्ल्यूएफ में लॉ की क्लास लें। तो चलिए कंट्रोल के बाद इसने कहा कि बेटा कंपनी हो सकती है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। अब बात यह है कि दिस टू कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स। अगर आप बोलते हैं होल्डिंग, इसका मतलब ही है कि उसकी कोई ना कोई सब्सिडियरी कंपनी होगी, और जब आप बोलते हैं कि ये सब्सिडियरी है, इसका मतलब है कि इसको कोई ना कोई होल्ड करता होगा। तो अगर आप होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन देखें तो होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग, इट मीन्स होल्डिंग कंपनी, इट मीन्स अ कंपनी, इट मीन्स अ कंपनी having one or more, having one or more subsidiary कंपनी। होल्डिंग का मतलब होता है बेटा ऐसी कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी बेटा वो होल्डिंग है। होल्डिंग का मतलब जिसकी एक होल्डिंग है, मतलब जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनी है वो होल्डिंग है। लेकिन यहाँ पे मेन डेफिनेशन जो है वो होल्डिंग कंपनी का नहीं है। होल्डिंग कंपनी का तो डेफिनेशन वो धनिया मिर्ची हो गया बेटा, कि अभी आप सब्जी लेने गए तो धनिया मिर्ची तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे ही बोल दिया भाई हाँ चलो सप्लीमेंट्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं, सप्लीमेंट्री है कि हाँ चलो ये ले रहे हैं तो इसके साथ दे दो। लेकिन मेन डेफिनेशन तो सब्सिडियरी कंपनी का होगा। तो इसने क्या बोला कि होल्डिंग सब्सिडरीज आर रिलेटिव टर्म्स। होल्डिंग और सब्सिडरीज कैसे टर्म्स है बेटा? रिलेटिव टर्म्स है, रिलेटेड टर्म्स है। A company is the holding company in relation to one or more other company means a company which such companies are subsidiary। इसी को सिंप्लीफाइड भाषा में बोला गया कि होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग वन और मोर ऑफ इट सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनियां होती हैं। सेक्शन 2 क्लास 46 में होल्डिंग कंपनी का मतलब आप सिर्फ इतना याद रखें, होल्डिंग कंपनी में अ कंपनी having one or more of its subsidiary company। लेकिन मेन डेफिनेशन
सब्सिडियरी कंपनी का ही है बेटा जो आपको समझना है। सब्सिडियरी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 87 में क्या है? सब्सिडियरी कंपनी को अगर हम डिफाइन करें तो सेक्शन 2 क्लॉज 87 में सब्सिडियरी कंपनी का मतलब क्या होता है, एक बार आप खुद से रीड करें, एक बार हम समझा दें। Subsidiary company in relation to any other company means the company in which holding company। बोल रहे भैया सब्सिडियरी कंपनी वो है जिसमें होल्डिंग कंपनी आइदर का मतलब इन दोनों में से किसी भी कंडीशन के फुलफिल्ड होने से काम हो जाएगा। आइदर कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक ऐसी कंपनी जिसमें किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे। अब बेटा कंट्रोल होने के लिए तो मोर देन 50% होना होगा। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे किसी पे कंट्रोल है तो 50% से ज्यादा में कंट्रोल आता है। तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड मतलब बोर्ड का जो कंपोजिशन है, अगर मेरे मान लो मेरी कंपनी है टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है मान लो टोटल 10 डायरेक्टर है, तो अगर 6 डायरेक्टर आउट मान लो टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हैं बोर्ड में 10, तो आउट ऑफ 10 डायरेक्टर अगर 6 डायरेक्टर कंपोजिट 6 डायरेक्टर को अपॉइंट करना है रिमूव करना है, अगर मान लो ए लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड अगर ए लिमिटेड टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के आउट ऑफ 10 6 डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है रिमूव कर सकती है बिना किसी से पूछे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि टॉपर्स क्लासेस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन पे ए लिमिटेड का क्या है बेटा कंट्रोल। तो अगर किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन पे किसी कंपनी का क्या हो जाए कंट्रोल, तो वो कंपनी जिसका कंट्रोल है वो क्या कहलाएगी होल्डिंग कंपनी। या एक्सरसाइज और कंट्रोल more than one half, more than मतलब greater than 50%, more than one मतलब greater than 50%, greater than 50% का मतलब 50.1 भी है 50.2 भी है, greater than 50 का मतलब 51% होना जरूरी नहीं है, greater than 50 का मतलब 51% होना जरूरी नहीं है, 50 से ज्यादा मतलब 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 50.5 भी हो जाएगा। तो और एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल किसका 1/2 टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर अकेले खुद से और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट सब्सिडियरी कंपनी, अकेले या तो सब्सिडियरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है, या इसके टोटल वोटिंग का मोर हाफ खुद से अकेले, मान लो लिमिटेड या ए लिमिटेड की सब्सिडियरी थी टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट, उनके साथ मिलके अगर किसी दूसरे कंपनी में सी लिमिटेड में कंट्रोल करती है तो सी लिमिटेड हो जाएगी सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड। तो यही बात बोल रहा है कि आइदर कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 of total voting power, either its own
or together with one or more of its subsidiary company. It means a company in which holding company either control composition or board or exercises more than 50% of total voting power. अब बोल सकते हैं कि it means a company in which holding company either controls composition of board of directors or exercise more than 50% of the total voting power. बोल सकते हैं क्या बेटा इसको हम आसान भाषा में याद करने के लिए कि एक कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी आइदर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल करती है या मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइज करती है, उस कंपनी को हम बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी. और होल्डिंग कंपनी तो आसान था. होल्डिंग कंपनी मींस द कंपनी इन विच holding company means the company which has one or more of subsidiary, or subsidiary means in which holding company either control the composition of board of director or exercises or control more than 1/2 या more than 50% of total voting power, उसको हमने कहा subsidiary. Provided that they don't have more than 2 layers of subsidiary vertical. मान लो ये A limited है बेटा, A limited. एग्जाम्पल बता रहे हैं इसमें, एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मान लो एक सल्लू लिमिटेड है, उसकी एक सब्सिडरी है एस लिमिटेड, दूसरी है दीपिका लिमिटेड. ठीक है, तो ये सब्सिडियरी है. क्यों सब्सिडियरी है? क्योंकि एस लिमिटेड के 10 डायरेक्टर में 6 डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट सल्लू लिमिटेड अपनी मर्जी से करते हैं, और दीपिका लिमिटेड के पास टोटल जो है मान लो जितने शेयर्स थे 1 लाख का, उसमें 55,000 शेयर्स सल्लू के पास होते दीपिका लिमिटेड. 2 से ज्यादा लेयर नहीं होना चाहिए. मतलब क्या? मान लो लिमिटेड एक कंपनी है होल्डिंग, इसकी 2 सब्सिडियरी हैं, तो बी लिमिटेड को बोलते हैं बेटा फर्स्ट लेयर, और इसके बाद है सी लिमिटेड दूसरी सब्सिडरी, तो ये कहलाता है सेकेंड लेयर. तो वर्टिकल में बोले, अगर वर्टिकल में तो 2 लेयर ही सब्सिडरी का होता है, और हॉरिजॉन्टल बोले कि ए लिमिटेड की कितनी हॉरिजॉन्टल में हो सकती है तो कितनी भी, वर्टिकली 2 लेयर. अब दूसरा डेफिनेशन आया है बेटा एसोसिएट कंपनी का. एसोसिएट कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 6, एक बार आप रीड करें, एक बार हम समझाएंगे. एक बार आप रीड करें, एक बार हम समझाएंगे. एक बार रीड कीजिए. डेफिनेशंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं बेटा कंपनीज एक्ट में. ये एसोसिएट कंपनी है इसलिए इसका डेफिनेशन देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 6 में. Associate company in relation to another company means the company in which that other company has a significant influence.
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कम से कम 20% टोटल वोटिंग पावर का होना चाहिए, लेकिन 50% तक मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी एंड इंक्लूड अ ज्वाइंट वेंचर। मान लो एक कंपनी है बेटा, एक कंपनी है ए लिमिटेड, अगर इसमें कोई दूसरी कंपनी, एच लिमिटेड, बी लिमिटेड, पी लिमिटेड, कोई भी, इसका 20% टोटल वोटिंग पावर का, कम से कम एटलीस्ट 20% टोटल वोटिंग पावर का भी कंट्रोल करने लगे, तो इसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एक कंपनी जिसमें किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, वो जिसमें किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, वो कंपनी, तो ए लिमिटेड इज द एसोसिएट हियर। ए लिमिटेड को आप बोलेंगे एसोसिएट कंपनी, एच को नहीं, एच कहलाती है इन्वेस्टिंग कंपनी, एच कहलाती है इन्वेस्टिंग कंपनी। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि एच लिमिटेड एंड ए लिमिटेड आर एसोसिएटेड टू ईच अदर, नो, ओनली ए लिमिटेड इज द एसोसिएट कंपनी, ओनली ए लिमिटेड इज द एसोसिएट कंपनी, ओनली ए लिमिटेड इज द एसोसिएट कंपनी। एक कंपनी जिसमें किसी दूसरी कंपनी का क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एक कंपनी जिसमें किसी दूसरी कंपनी का क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कंट्रोल, कितना, कम से कम 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, 20% से लेके 50% तक हो सकता है, 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है 50 से ज्यादा में क्या हो जाता है, होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन। तो 50 से ज्यादा नहीं, कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 50, 50 से ज्यादा कभी भी नहीं, क्योंकि 50 से ज्यादा में तो कंट्रोल हो जाएगा ना बेटा, तब तो होल्डिंग सब्सिडियरी की बात होने लगेगी। आगे बढ़े बेटा। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा होल्डिंग सब्सिडियरी, दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। होल्डिंग कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनी होगी, और सब्सिडियरी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी आइदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करती है या टोटल वोटिंग पावर का मोर देन 1/2 कंट्रोल करती है। एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसमें कोई दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कम से कम 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर का कंट्रोल है, और ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकता है, 50 से ज्यादा नहीं, क्योंकि 50 से ज्यादा में होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन शुरू हो जाएगा ना बेटा। चलिए,
एवरी सब्सिडरी इज एन एसोसिएट। क्या सारी सब्सिडरी एसोसिएट है? नहीं, क्योंकि सब्सिडरी होने के लिए 50 चाहिए और एसोसिएट तो 50 के लिए ही चाहिए, तो आंसर है नहीं, नो। क्योंकि एसोसिएट होने के लिए क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, बट कहां तक? 50। और सब्सिडरी होती ही कब है? 50 से ज्यादा में। तो क्या हर सब्सिडरी एसोसिएट है? आंसर है नहीं। आगे बढ़िए, ऑनरशिप के आधार पे आ जाइए। कौन है मालिक, किसका है कंट्रोल? तो कंपनी है कौन? तो पहला गवर्नमेंट कंपनी, पहला गवर्नमेंट कंपनी, पहला गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 2 क्लास 45 आपसे गवर्नमेंट कंपनी की बातें करता है। हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया है, देखिए तो आप डायग्राम को समझ पा रहे हैं क्या? फाउंडेशन में की अगर आप स्टूडेंट हैं तो बेटा फाउंडेशन में आपने ये डेफिनेशन पढ़ा था। हाँ, थोड़ा आपको कम आता होगा। अब एक चीज हम बताएंगे जो आपको फाउंडेशन में नहीं आता होगा, बाकी आप एक बार देखिए तो थोड़ा सा डेफिनेशन गवर्नमेंट कंपनी का समझ पा रहे हैं क्या? गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी मींस ऐसी कंपनियां जिसका मिनिमम, कम से कम, मिनिमम को आप बोल सकते हैं एटलीस्ट, मिनिमम को आप बोल सकते हैं नॉट लेस देन। मिनिमम मतलब कम से कम इतना, कम से कम इतना, तो उसी को आप लॉ में वर्ड यूज करते हैं मिनिमम की ही जगह क्या क्या? एटलीस्ट या नॉट लेस देन, दोनों सही है। तो हमने कहा कि ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है? ऐसी कंपनी जिसका 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सीजी के पास है, अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या तो सीजी के पास है, नहीं तो एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास है। मान लो ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसका 55% पेड अप शेयर कैपिटल सीजी के पास है, तो कंपनी हो गई गवर्नमेंट। एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसका 60% शेयर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पास है, तो कंपनी हो गई गवर्नमेंट। या एक कंपनी है ए लिमिटेड जिसका 29% शेयर, जिसका 29% शेयर हरियाणा गवर्नमेंट के पास है और 26% शेयर दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, तो 55% हो गया टोटल, तो भी हो गई कंपनी गवर्नमेंट। तो यानी कंपनी जिसका मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है। अब गवर्नमेंट का मतलब अकेला सीजी हो सकता है, गवर्नमेंट का मतलब एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं, या गवर्नमेंट का मतलब मिला जुला के हो सकता है, कुछ सेंट्रल के पास और कुछ स्टेट के पास हो, सेंट्रल एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। और सब्सिडियरी, और सब्सिडियरी गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो डीम्ड टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी, और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी को भी हमेशा गवर्नमेंट मानते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडियरी को भी हमेशा क्या मानते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। सारे बच्चे एक बार डेफिनेशन को बोले, आप जहां बैठे हुए हैं
वहीं पे बैठ के एक बार लाउड हो और जोर से बोलिए तो कि गवर्नमेंट कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसका मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास हो। गवर्नमेंट का मतलब सेंटर हो सकता है, गवर्नमेंट का मतलब एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल एंड स्टेट मिला जुला के हो सकता है, और गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडियरी को भी गवर्नमेंट ही मानते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडियरी को भी गवर्नमेंट ही मानते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसका 58% सीजी के पास है, तो क्या गवर्नमेंट कंपनी है ये? यस, दिस इज द गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि इस कंपनी का 58% पेड अप शेयर कैपिटल सीजी के पास है। दूसरा, ए लिमिटेड के पास सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 40% पेड अप शेयर कैपिटल का होल्ड करती है और राजस्थान गवर्नमेंट 30%, तो 40 और 30 70 हो गया, 51 चाहिए, तो यस यस ए लिमिटेड इज द गवर्नमेंट कंपनी। तीसरा, ए लिमिटेड का 30% हरियाणा गवर्नमेंट, 30% यूपी गवर्नमेंट, तो कितना हुआ? वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, 2 स्टेट गवर्नमेंट है, 30% होल्ड कर रहे हैं, 60% हो गया, 51 चाहिए था, यस बी लिमिटेड इज द गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट, सी लिमिटेड का 20% शेयर सीजी के पास है और 30% स्टेट गवर्नमेंट, तो 20 + 30 50 हुआ ना, तो नहीं, ये कंपनी गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि कितना चाहिए? 51% पेड अप शेयर कैपिटल का चाहिए। कितना चाहिए? 51, यहाँ तो 50 हो रहा है, तो सी लिमिटेड इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। बोलो बेटा, ठीक है? चलो बेटा, यहाँ एक बात बोली है कि if company issue DVR shares then PUSC word is replaced by total voting power। मतलब अगर ये कंपनियां डीवीआर शेयर भी इशू करती हैं, डीवीआर शेयर इशू करते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर, तो उस केस में आपको फिर यहाँ पे जो वर्ड आप बोल रहे हैं ना 51% पेड अप शेयर कैपिटल, इसकी जगह आपको क्या पढ़ना होगा? टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी डीवीआर इशू करती है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स, तो पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड जहां लिखा हुआ है उस वर्ड को आप रिप्लेस कर दीजिए टोटल वोटिंग पावर के साथ, और आप बोलिए कि इस कंपनी का टोटल वोटिंग पावर का 51% सीजी, वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट या मिला जुला के होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। तो ऐसी कंपनी जिसका कम से कम नॉट लेस देन 51, मतलब कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास हो। गवर्नमेंट का मतलब सीजी या एक या एक से ज्यादा एसडी या सीजी एंड एसडी मिला जुला के, और गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट मानते हैं,
और अगर गवर्नमेंट कंपनी डीवीआर शेयर इशू करती है, डीवीआर शेयर मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर, तो उस केस में पेड अप शेयर कैपिटल की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर। फिर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखा और बोला कि भैया कंपनी गवर्नमेंट है कि नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है जिसका नाम है फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट कंपनी है जिसका नाम है फॉरेन कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 42। एक बार सारे बच्चे पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। फॉरेन कंपनी मीन्स कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। फॉरेन कंपनी मीन्स कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट कहाँ होगी? आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ होना चाहिए? इंडिया में। बिजनेस कैसे करें? फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली या एनी अदर मोड। चलो बेटा, तो फॉरेन कंपनी मींस कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। फॉरेन कंपनी क्या होती है? फॉरेन कंपनी मींस कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जिसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेशन कहाँ होना चाहिए बेटा? आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया। हम क्यों पढ़े फॉरेन कंपनी? क्योंकि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट आया। नहीं तो बेटा सोच के बोलना, अगर एक कंपनी है यूएसए में रजिस्टर्ड हुई और यूएसए में बिजनेस करती है तो वो हमारे किस काम की? हम क्यों पढ़े? अगर एक कंपनी लंदन में इनकॉर्पोरेट हुई और उसका धंधा लंदन में चलता है तो वो हमारे किस काम की? हम क्यों अपनी कंपनीज एक्ट में सब दर्द करें अपना? बात तो सही है। तो यानी फॉरेन कंपनी हमारे काम की कब हुई? जब उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ हुआ। जब उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ हुआ तो वो हमारे काम की हुई है। जब उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? इंडिया में। तो फॉरेन कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। और इंडिया में बिजनेस जैसे भी करे, फिजिकली करे या इलेक्ट्रॉनिकली करे। जब अमेज़न आया तो वो इलेक्ट्रॉनिकली ही आया था। फिर उसने देखा कि भैया ये तो इतना बड़ा मार्केट है, तो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए। अब आप जो बिजनेस करें वो फिजिकली करें या इलेक्ट्रॉनिकली करें या एनी अदर मोड में भी कर सकते हैं। एनी अदर मोड में भी कर सकते हैं। इसके साथ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया फॉरेन कंपनी के सेक्शन 379 को थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं ना बेटा। हम लोग जो है सेक्शन 379 को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। rid with
रीड विथ सेक्शन 379। आपको पढ़ना है आपका चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसका सेक्शन 379 जहां एप्लीकेबिलिटी की बात हुई है, तो उसको थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं प्रिलिमिनरी से। देखो, कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन तो आउटसाइड इंडिया हुआ, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, लेकिन अगर उसका 50% पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन में होल्ड कर रखा है, कितना 50%, अगर इसका 50% ऑफ पेड अप कैपिटल किसके पास है, 50% ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियंस, 50% पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है, इंडियन भारतीय के पास है। अगर इस कंपनी का 50% पेड अप शेयर कैपिटल भारतीय इन्वेस्टर्स के पास है, तो इसको कैसी कंपनी मान लेते हैं, डीम्ड इंडियन, ऐसी ही जैसे कि वो इंडिया में ही बनी है ऐसा मान लेते हैं, और उसके ऊपर पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट लगा देंगे। एक फॉरेन कंपनी का अगर 50% पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन इन्वेस्टर के पास है, इंडियन मतलब इंडियन सिटीजन या इंडियन कंपनी, मान लो एक फॉरेन कंपनी है, वो इनकॉर्पोरेट हुई है लंदन में, प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में लगाई है, और मुकेश भाई ने उसका 30% और रिलायंस ने उसका 23% होल्ड किया, तो 50 + 23 कितना हो गया, 53। 50% चाहिए था इंडियन के पास, यहाँ रिलायंस और मुकेश भाई मिलकर कितना हो गया, 53। तो फिर वो कंपनी क्या कहलाने लगेगी, डीम्ड इंडियन कंपनी। और डीम्ड इंडियन कंपनी मतलब एज इफ कि वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है और उसमें कंपनीज एक्ट लगता है, वैसे ही अगर वो डीम्ड इंडियन कंपनी हो गई तो आप उसके ऊपर पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट लगाइए। लेकिन अगर उस कंपनी का मेजॉरिटी पेड अप कैपिटल फॉरेन सिटीजन्स के पास है, लेकिन अगर उसका मेजॉरिटी मतलब 50% या उससे ज्यादा किसके पास है, फॉरेन सिटीजन्स के पास, वही लंदन में जो रह रहे यूके के सिटीजन उनके पास, तो फिर वो प्योर फॉरेन कंपनी है और उसके ऊपर सिर्फ सेक्शन 379 to 393 ए लगता है, उसके ऊपर सिर्फ 379 to 393 ए लगता है। लेकिन अगर उस फॉरेन कंपनी का मेजर पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन होल्ड करे, इंडियन इन्वेस्टर मतलब इंडियन सिटीजन हो सकते हैं, या इंडियन सिटीजन प्लस इंडियन कंपनी हो सकते हैं, या इंडियन कंपनी हो सकती है, मिला जुला के हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए तो आपको समझ में आ रहा है क्या, ए लिमिटेड, सारे बच्चे ये एग्जाम्पल देखें, आपको समझ में आ रहा है क्या ये एग्जाम्पल, सारे बच्चे ये एग्जाम्पल समझे, देखिए तो आपको एग्जाम्पल आ रहा है क्या। ए लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है यूके में, ए लिमिटेड जब यूके में इनकॉर्पोरेट होगी तो उसका AINC नाम होगा, ए लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है यूके में। प्लेस ऑफ बिजनेस हमने ले लिया 4 केसेस में कि प्लेस ऑफ बिजनेस 2 केसेस में फॉरेन है और 2 केसेस में इंडिया है प्लेस ऑफ बिजनेस। 50% शेयर कैपिटल अगर इंडियन के पास है, इंडियन इन्वेस्टर के पास, तो स्टेटस क्या होगा और लॉ क्या लगेगा। देखिए ये टेबल आप समझ पा रहे हैं क्या, एक एक करके देखिए, सारे में एक चीज कॉमन है कि ए लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है यूके में, मतलब इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है, दिस इज द कॉमन पॉइंट। पहला केस, प्लेस ऑफ बिजनेस
फॉरेन में, अभी मैंने आपको बोला है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी फॉरेन है तो फिर वो हमारे किसी काम की नहीं। इवन कि उसका 50% शेयर कैपिटल इंडियन, इवन कि उसका 50% से ज्यादा पेड अप कैपिटल इंडियन के पास भी है, फिर भी हमारे किसी काम का नहीं। तो क्योंकि ये फॉरेन कंपनी ही नहीं होगी, फॉरेन कंपनी होने के लिए पहले तो इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस का होना चाहिए। तो देखो पहला केस इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया, 50% पेड अप शेयर कैपिटल फॉरेन के पास है, स्टेटस है कि हमारे लिए किसी काम की नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, कोई लॉ हमारा लगेगा नहीं। दूसरा, एक फॉरेन कंपनी है लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन यूके में हुआ, लेकिन और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी कहाँ है, फॉरेन में, तो इवन कि उसका 50% शेयर कैपिटल इंडियन के पास भी हो फिर भी वो हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि अभी वो हमारे फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आई है। हमारे फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में तो वो तब आएगी जब उसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ हो, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ हो, इंडिया में। तो प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ होना चाहिए बेटा, इंडिया में। अब प्लेस ऑफ बिजनेस जब इंडिया में है तो देखेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो गया तो भैया अब तो हमारे काम की दिख रही है, क्योंकि अब ये हमारे फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में है। तो अगर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है और उसका 50% शेयर कैपिटल फॉरेन के पास है तो कंपनी प्योर फॉरेन कंपनी है, और उसके ऊपर सेक्शन 379 टू 393 ए लगाएंगे। लेकिन अगर ए लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है और 50% शेयर कैपिटल अगर इंडियन के पास है, तब तो बेटा वो डिम्ड इंडियन कंपनी हो जाएगी और आप उसके ऊपर पूरा का पूरा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 लगा दीजिए। तो यही बात ये बोल रहा था। तो फॉरेन कंपनी में क्या क्या आपको देखना है, पहला इनकॉर्पोरेशन हमेशा आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, पहली बात। प्लेस ऑफ बिजनेस का होना चाहिए इंडिया में। अब इंडिया में आप आके खुद से बिजनेस करो, एजेंट के थ्रू करो, इलेक्ट्रॉनिकली करो, जैसे करना है वैसे करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये देखने के बाद तीसरा चीज देखना है कि 50% शेयर कैपिटल किसके पास है। अगर इंडियन के पास है तो वो डिम्ड इंडियन कंपनी हो जाएगी, एज इफ कि उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है और उसके ऊपर हम अपना पूरा कंपनीज एक्ट लगाएंगे। लेकिन अगर उसका मेजॉरिटी शेयर कैपिटल फॉरेन सिटीजन के पास है, फॉरेनर्स के पास है, तो उसको प्योर फॉरेन कंपनी बोल के सिर्फ सेक्शन 379 टू 393 ए लगाएंगे, जो आप फॉरेन कंपनी चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11 में। अब आ जाइए ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट कंपनियां कितनी होती है, ऑब्जेक्ट के आधार पे कंपनियां कितनी होती, कौन कौन ऑब्जेक्ट के आधार पे कंपनी, ऑब्जेक्ट के आधार पे कंपनी, ऑब्जेक्ट के आधार पे पहली कंपनी जो होगी वो होगी कौन, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में कुछ बातें आपको पढ़नी है। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में आपको याद रखना है
कि सेक्शन 8 कंपनी को हम लाइसेंस्ड कंपनी बोलते हैं, लाइसेंस्ड कंपनी। इसी को हम चैरिटेबल कंपनी बोलते हैं और इसी को हम नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग भी बोलते हैं। यहाँ कुछ बातें आपको याद रखनी है। एग्जामिनेशन फाउंडेशन में आपने कुछ बातें पढ़ी थी, वो बातें हम बस आपको एक बार दोहरा देते हैं। हमें इंटर में क्या याद रखना है वो आपको याद कराएंगे, फाउंडेशन की कुछ बात याद कराते हैं। फाउंडेशन में हमने कहा कि सेक्शन 8 कंपनी बनाने का मकसद था कि हम प्रमोट करना चाहते थे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स को। 10th के बाद बच्चा जो पढ़ने के लिए सोचता है कि भाई साइंस पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे, तो हमने कहा था कि सेक्शन 8 कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? तो ऑब्जेक्ट होता है कि साइंस को, कॉमर्स को, आर्ट्स को प्रमोट करेंगे। 2 ई थे, एजुकेशन या प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को प्रमोट करना। 2 आर था, रिलीजन और रिसर्च को प्रमोट करना। 2 एस था, स्पोर्ट्स और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना और चैरिटी को प्रमोट करना। तो इनका काम होगा चैरिटेबल पर्पस के लिए बनेंगे, ये सोशल वेलफेयर के लिए बनेंगे। इनके बनने का पर्पस इनको प्रमोट करना होगा। पहली बात जो हम याद रखेंगे वो ये है कि यहाँ पे हम प्रोहिबिशन लगाते हैं। हम यहाँ पे प्रोहिबिशन लगाते हैं कि ये कंपनियां डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं कर सकती। प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। अपने मेंबर को ये डिविडेंड ना तो डिक्लेयर कर सकती है ना पेमेंट कर सकती है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे कि क्या सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर को डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, डिविडेंड का पेमेंट कर सकती है? तो आंसर है प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन है। ऐसी कंपनियां अपने मेंबर को डिविडेंड डिक्लेयर ये बांट नहीं सकती। रीजन, भैया चैरिटी करने के लिए बने हैं, हम सोशल वेलफेयर के लिए बने हैं। तो जब हम प्रॉफिट कमाने के लिए बने ही नहीं है तो हम प्रॉफिट कहां से बांटे? तो प्रोहिबिशन है ऐसी कंपनियों पे। ऐसी कंपनियां अपने मेंबर को ना तो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है ना बांट सकती है। तो मैं मान लो ऐसी कंपनियों को प्रॉफिट हो, इनकम हो, मुनाफा हो, तो क्या करें अपने इन्वेस्टमेंट में? तो फिर से उस पैसे को इन्हीं के ऑब्जेक्ट और पर्पस को प्रमोट करने में लगा दें, लेकिन कभी भी अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिक्लेयर और पेमेंट ना करें। पहली बात, कभी भी अपने मेंबर्स को डिविडेंड का पेमेंट नहीं करना। लाइसेंस कंपनियां हैं, अंडर स्पेशल लाइसेंस बन रही हैं, अंडर स्पेशल लाइसेंस बन रही हैं। इनको लाइसेंस देता कौन है? दूसरी बात जो हमें इंटर में याद रखना है, इनको लाइसेंस ग्रांट कौन करता है? तो लाइसेंस जो है वो ग्रांटेड बाय आरओसी लाइसेंस देता है। और मान लो बेटा जिस कंडीशन पे इन्होंने कहा कि भाई हम रिसर्च के लिए बन रहे हैं, हम एजुकेशन के लिए बन रहे हैं, हम प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए बने, अगर जिस कंडीशन पे इनको लाइसेंस ग्रांट हुआ, अगर उन्होंने कंडीशन ब्रीच किया तो कौन है जो इनका लाइसेंस वापस ले सकता है? रिवोकेशन, रिवोकेशन कौन वापस ले सकता है? रिवोकेशन आरडी, रीजनल डायरेक्टर। और जब ये रिवोक करता है आपसे आपका लाइसेंस, तो आपको ये 3 तरीके के डायरेक्शन दे सकता है। पहला, कन्वर्जन का, अपने आप को कन्वर्ट कीजिए प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कीजिए। या दूसरा, अपना वाइंडिंग अप कराइए, अपने आप को लपेटिए, काम धंधा बंद कीजिए, बंद करो, काम धंधा बंद करो। जिस बेसिस पे तुमने लाइसेंस लिया अगर वो काम नहीं करना तो ताला लगा। या तीसरा, मर्ज हो जाओ या एमेलगमेट हो जाओ, मर्ज हो जाओ या एमेलगमेट हो जाओ अपने जैसी कंपनी के साथ। अपने जैसी मतलब मान लो बेटा मेरा स्पोर्ट्स काम है तो स्पोर्ट्स वाली कंपनी, स्पोर्ट्स वाली कंपनी का एजुकेशन वाली कंपनी के साथ मर्जर नहीं होगा। तो जो हमें इंटर लेवल पे फाउंडेशन में आपको ये सारी बातें पढ़ाई होंगी बिल्कुल आपके टीचरों ने, लेकिन जो बात इंटर में हमें याद रखना है वो क्या क्या बात है? पहली बात प्रोहिबिशन है, पहली बात प्रोहिबिशन है। ऐसी कंपनियां
ना तो डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड, ना पेमेंट करेंगे डिविडेंड का। लाइसेंस कौन देगा? आरओसी। लाइसेंस वापस कौन लेगा? आरडी। और अगर वो वापस लेता है तो 3 तरीके का डायरेक्शन होगा कि चलो अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करो, बिजनेस करो, प्रॉफिट कमाओ, और नहीं तो चलो लपेट वाइंडिंग अप करो, और नहीं तो अपने आप को मर्ज या एमलगेमेट करो सिमिलर कंपनी के साथ। इसी का ये डायग्राम था, आपके पास ये डायग्राम है। जो बच्चे आज पहली बार क्लास कर रहे हैं, प्रोहिबिशन है, जो बच्चे आज पहली बार क्लास कर रहे हैं आप मुझे हाई कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पे 7291010463 पे, और आपको हम ये हैंड रिटन नोट्स भेज देंगे। मैंने कहा हैंड रिटन नोट्स आपके पास है, आप हैंड रिटन नोट्स को फोटो कॉपी निकलवा लीजिए, सामने रखिए, उसको पढ़ पढ़ के टिक कीजिए, हाईलाइट कीजिए, और जब ये याद हो जाए उसके बाद अपनी कॉपी में एक बार लिख लीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ हो जाएगी। इनके नाम कैसे होते हैं? क्लब, इनके नाम के अंत में क्लब, एसोसिएशन, फोरम, ये सब लगाते हैं हम लोग। लाइसेंस हो गया, ग्रांट हो गया। चलिए निधि कंपनी के बारे में सेक्शन 406 में सारे बच्चे एक बार रीड करेंगे। निधि कंपनी, निधि कंपनी को म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी बोलते हैं, जहां कुछ मेंबर्स आपस में बेनिफिट्स के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं, कॉस्ट सेविंग करते हैं, कंपनी बनाते हैं और काम करते हैं। निधि कंपनी, ये निधि कंपनियां साउथ में बहुत बनती हैं, एनबीएफसी, निधि साउथ में बहुत ज्यादा बनती है ये निधि। निधि कंपनी means a company formed with the object of cost cutting and saving among the members, receiving deposit from and lending to member। मतलब डिपॉजिट करते हैं मेंबर, जिनके पास पैसे सेविंग वगैरह पड़ी हुई है, वो निधि कंपनी में पैसे लेके डाल देते हैं, और मान लो जिसको लोन वगैरह करना है वो निधि कंपनी से लोन लेते हैं। ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनता है, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ईच अदर, इसके लिए यही मेन मोटो होता है ऐसी कंपनियों का, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी का। निधि कंपनी सेक्शन 406, it means the company formed with the object of cost cutting and saving, with the object of cost cutting and saving among the members, receiving deposit from and lending to and lending to members only for the mutual benefits, also known as mutual benefit society। वर्किंग के आधार पे आप बोल सकते हैं कि कंपनी जो है एक्टिव हो सकती है, डोरमेंट इनएक्टिव हो सकती है, और डिफंक्ट हो सकती है। वर्किंग के आधार पे एक्टिव हो सकती है, इनएक्टिव या डोरमेंट हो सकती है, या डिफंक्ट हो सकती है। एक्टिव मतलब नॉर्मल बिजनेस, सब कुछ ठीक है, एक्टिव है। लेकिन अगर आपने व्हेन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, फॉर नेम से, केवल नाम के लिए कंपनी बनाई है,
काम कुछ है नहीं। इनकॉर्पोरेटेड फॉर नेमसेक, आपने कंपनी क्यों बनाई है? नाम के लिए, फॉर नेमसेक, नाम के लिए, बट इट इज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस, केवल नाम है, कुछ काम नहीं है। नॉट कैरिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी, नॉट कैरिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी। कितने साल? 2 साल या उससे ज्यादा, तो उसको बोलते हैं 2 साल या उससे ज्यादा, मैक्सिमम 5 साल, तो उसको बोलते हैं हम इनएक्टिव कंपनी। ऐसी कंपनी जो नाम के लिए बनी है, काम है नहीं, 2 साल या उससे ज्यादा से काम नहीं है, कितने साल तक? 5 साल तक, तो उनको बोलेंगे बेटा हम इनएक्टिव। इनएक्टिव कंपनियों को आरओसी को अप्लाई करना होता है कि भैया हम आगे कोई बिजनेस नहीं करने जा रहे हैं। डोरमेंट कंपनी एक स्टेटस है जो ग्रांट कर दिया जाता है आरओसी के द्वारा इनएक्टिव कंपनी को 5 साल के लिए, कि भैया 5 साल के लिए डोरमेंट हो जाइए और आपके पास कोई भी काम धंधा है नहीं, सिग्निफिकेंट बिजनेस अकाउंटिंग है नहीं। और 5 साल के बाद भी 5 साल के लिए आप स्टेटस अप्लाई कर दीजिए कि हमें डोरमेंट कर दो, कर दिए। लेकिन अगर 5 साल के बाद भी काम मुद्दा नहीं है तो चलिए बबल कंपनी है, डिफॉल्ट कंपनी है, बंद कीजिए। एक बार रीड कर लीजिए, जस्ट रीड एंड लेफ्ट इट आउट, बस पढ़ के और छोड़ दीजिए, इतना ही था। जस्ट एक बार पढ़ लीजिए और छोड़ दीजिए, इतने ही काम का था वो। तो आपका कंप्लीट हुआ बेटा पहला चैप्टर जिसका नाम था प्रिलिमिनरी। प्री रिजल्ट बैच में ये जो हम लोग बातें कर रहे थे वो हम लोग फाउंडेशन को एक बार रिवाइज कर रहे थे और प्रिलिमिनरी आपको पढ़ना था, प्रिलिमिनरी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास से, आज MWF है, मंडे को हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। अभी शुरुआत में हम लोग कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स निपटा रहे हैं, छोटे छोटे, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है 4-5 चैप्टर निपटा देंगे, 30 मार्क्स का सिलेबस। और आफ्टर रिजल्ट फिर हम लोग थोड़ा सा मोशन और पकड़ेंगे, तब तक आप पढ़ाई में बने रहें, पढ़ते रहें। प्रिलिमिनरी चैप्टर सारे बच्चे कंप्लीट करेंगे। प्रिलिमिनरी चैप्टर में 2 ही बात ही होती है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 4 बातें होती हैं। चलो थोड़ा सा क्विक रिवीजन, अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार थोड़ा सा आपको दिखलाएं और आप एक बार यहाँ तक कंप्लीट करें। आईसीआई मटेरियल के को आप जो है, जैसे आप टॉपर से अगर प्रीलिम क्लासेस शुरू करें प्री रिजल्ट में, तो आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे हम लोग। उसके जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, एक बार थोड़ा सा उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको आईसीआई के क्वेश्चन, आईसीआई के जितने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं वो सब पास्ट ईयर क्वेश्चन है जो कभी ना कभी आईसीआई में पूछे गए। सेक्शन 1 में 4 बातें करनी थी। 4 बातें क्या थी? पहला था टाइटल, दूसरा था एक्सटेंट, तीसरा था कमेंसमेंट और फोर्थ था एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहले इसने कहा टाइटल लॉन्ग हो सकता है या शॉर्ट। लॉन्ग टाइटल होता है एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनी। शॉर्ट टाइटल होता है दी कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट है होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट है सेक्शन 1 30 अगस्त को, 30 अगस्त 2013 में आया था।
और एप्लीकेबिलिटी है कि भैया कंपनीज एक्ट एवरी कंपनी पे अप्लाई होता है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनीज एक्ट बैंकिंग पे भी लगता है, इंश्योरेंस पे भी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी लगता है, बट ओनली टू द एक्सटेंट इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद देयर स्पेसिफिक एक्ट। उसके बाद कंपनीज एक्ट उन कंपनियों पे लगता है जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती हैं, और कंपनीज एक्ट उन बॉडी कॉर्पोरेट पे लगता है जो नोटिफाइड बाय सीजी हैं। एट प्रेजेंट बोले तो जो बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी है वो है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीसरा है हमारा फॉरेन कंपनी जिसमें सेक्शन 379 टू 393 ए लगता है, और फोर्थ है हमारा एलएलपी जिसपे वाइंडिंग अप प्रोविजन लगता है। ये करने के बाद हम सेक्शन 2 में आ गए जहां हमने क्लासिफिकेशन किया। पहला हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनियां तीन होती हैं, चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी एंड रजिस्टर्ड। चार्टर्ड कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिनको स्पेशल राइट्स मिला है किंग के द्वारा, किंग क्वीन के द्वारा या कहीं की गवर्नमेंट के द्वारा। हमने एग्जांपल बोला ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर हमने कहा स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है, जैसे एसबीआई एक्ट के तहत बनी है, एलआईसी एक्ट के तहत बनी है। तीसरी रजिस्टर्ड कंपनियां जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस कंपनीज एक्ट में या इसके पहले के किसी कंपनीज एक्ट में। फिर आपने कहा मेंबर्स के आधार पे कंपनियां चार होंगी, कंपनी हो सकती है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी में आपने कहा कि हैविंग ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर होगा। ओपीसी बना के आप सेक्शन 8 नहीं बना सकते, नए सेक्शन 8 में कन्वर्ट हो सकते हैं, नए बीएफसी का काम कर सकते हैं। और एट ए टाइम एक मेंबर एक ओपीसी ही बना सकता है, किसी दूसरे ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है। आपको मेंबर या नॉमिनी होने के लिए नेचुरल पर्सन होना होगा, मेजर होना होगा, इंडियन सिटीजन होना होगा। नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी लिखा होता है। फिर आपने कहा प्राइवेट कंपनी में आपने कहा कि ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल ने कहा कि रेस्ट्रिक्ट करो शेयर के ट्रांसफर पे, लिमिट करो नंबर ऑफ मेंबर टू 200 और प्रोहिबिट करो इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। फिर आपने कहा कि पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट नहीं होती, मतलब प्राइवेट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन लगे हुए थे वो पब्लिक कंपनी में नहीं लगेंगे। फिर आपने कहा स्मॉल कंपनी में आपने कहा कि वो कंपनियां जो प्राइवेट होंगी और जिनका पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 40 करोड़ होगा वो स्मॉल होंगी। जो कंपनी पब्लिक है, जो कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन में है, जो कंपनी सेक्शन 8 है और जो स्टैट्यूटरी कंपनियां हैं वो कभी भी स्मॉल हो ही नहीं सकती। फिर आपने कहा कंट्रोल के आधार पे कंपनियां होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट हो सकती हैं। होल्डिंग मतलब जिसकी एक से ज्यादा सब्सिडरी है। सब्सिडरी मींस जिसमें होल्डिंग कंपनी आइदर कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एक्सरसाइज या कंट्रोल करती है मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। फिर आपने कहा एसोसिएट कंपनी मींस ऐसी कंपनी जिसमें किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, उसको हमने एसोसिएट कहा। फिर आप आ गए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। आपने कहा कि कंपनी हो सकती है गवर्नमेंट, कंपनी हो सकती है फॉरेन। गवर्नमेंट कंपनी में याद रखने वाली बात थी कि ऐसी कंपनी जिसका 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल हो सकता है, गवर्नमेंट का मतलब एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल और स्टेट मिला जुला के हो सकते हैं। और आपने कहा कि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी भी गवर्नमेंट होती है। और अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी डीवीआर शेयर इशू करती है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर, तो फिर आपको पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड की जगह टोटल वोटिंग राइट पढ़ना था। ये करने के बाद आप आगे फॉरेन कंपनी में आपने कहा ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होगा और इंडिया में बिजनेस वो फिजिकली करे, इलेक्ट्रॉनिकली करे, एनी अदर मोड में करे। और अगर उसका 50% शेयर कैपिटल इंडियन होल्ड करेंगे तो उसको हम डिम्ड इंडियन कंपनी मान लेंगे और उसके ऊपर पूरा कंपनीज एक्ट लगाएंगे। लेकिन अगर उसके मेजॉरिटी शेयर कैपिटल फॉरेनर्स के पास हो, फॉरेन सिटीजन्स के पास हो, तो उसको हम प्योर फॉरेन कंपनी बोलते हैं, केवल 379 टू 393 ए लगाते हैं। और ये करने के बाद हम लोग आगे फिर ऑब्जेक्ट के आधार पे, पर्पस के आधार पे सेक्शन 8 कंपनी बोला। सेक्शन 8 कंपनी कभी भी अपने मेंबर को डिविडेंड डिक्लेयर या पेमेंट नहीं कर सकती। इनको लाइसेंस देने का काम आरओसी करता है, लाइसेंस वापस लेने का काम आरडी करता है।
अगर इन्होंने अपने जिन कंडीशंस पे लाइसेंस लिया उसको कॉन्ट्रावेन करते हैं तो आरडी 3 तरह का डायरेक्शन दे सकते हैं कि अपने आप को कन्वर्ट कराओ पब्लिक प्राइवेट में, या वाइंडिंग अप करो, या अपनी जैसी वो कंपनी के साथ ही एमलगमेट या मर्ज हो जाओ। निधि कंपनी म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है, एक दूसरे की मदद हेल्प के लिए कंपनी बनाते हैं। उसके बाद अगर कंपनियां फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई है, अभी कोई काम धंधा नहीं है तो डोरमेंट, और पिछले 2 साल में कोई काम धंधा नहीं है तो उनको बोलते हैं इनएक्टिव कंपनियां। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल या स्टेट एक्ट के द्वारा बना है और जिसका 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है, उसको पीएफआई बोलते हैं। एलआईसी सबसे बड़ा पीएफआई होता है। इतनी बातें आपको पढ़नी थी प्रिलिमिनरी चैप्टर में। ये था पूरी प्रिलिमिनरी चैप्टर की कहानी जो क्विक रिवीजन के साथ मैंने कंप्लीट किया। अब मंडे को एक नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि आईसीआई लगे रहने का ही खेल है। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मंडे को मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ। रिजल्ट नहीं आया तो क्या हुआ, ये मान के कि रिजल्ट तो हमेशा अच्छा ही होगा, लग जाइए, स्टार्ट कीजिए। और ये टॉपर्स की क्लासेस पे हम लोगों की क्लासेस जा रही हैं। मेरा अपना भी चैनल है यूट्यूब पे, सहज सीए बाय सीआरपी मैम, जहाँ शॉर्ट्स या नोटिफिकेशंस वगैरह करते हैं, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आपसे मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए लगे रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।